नमस्कार। अब हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक स्लोडाउन इन चाइना। आप सभी ने कहीं देखा, पढ़ा, सुना होगा कि जो चाइनीज गवर्नमेंट है ये बड़े बड़े टैंक्स बैंक्स के बाहर लगा रही है ताकि लोगों को बैंक के अंदर आने से रोका जा सके, पैसे निकालने से रोका जा सके। ऐसा क्या हो रहा है चाइना में कि इतने एक्सट्रीम स्टेप्स चाइनीज गवर्नमेंट को लेने पड़ रहे हैं। इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि वहां पे इकोनॉमिक स्लोडाउन आया हुआ है। अब इकोनॉमिक स्लोडाउन आने के बड़े सारे रीजंस हैं वहां पे, जिसको हम पॉइंट वाइज पॉइंट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जब पेंडेमिक आया था, जब कोविड-19 आया था, तो वर्ल्ड की सारी इकोनॉमी जो थी वो शटर कर गई थी। सभी कंट्रीज की इकोनॉमी नीचे आई थी, लेकिन एक चाइनीज इकोनॉमी ही थी कि वो जो प्रॉस्पर कर रही थी। अब लास्ट ईयर क्या हुआ था कि जो चाइना की जीडीपी है ये एकदम से फॉल कर गई थी। दूसरी चीज, अब जब ये फॉल कर गई, इस बार उसने थोड़ा सा राइज किया, लेकिन जो ग्रोथ रेट हमने देखने को मिली है फरवरी 2022 से जून 2022 तक, वो हार्डली 0.4% है, जिससे क्लियर इंडिकेट हो रहा है कि ग्रोथ रेट इनकी बहुत बहुत स्लोएस्ट है। और यहां से हमें दिख सकता है कि इकोनॉमिक स्लोडाउन जो है वो आ चुका है चाइना में। सेकेंडली, अब ड्यूरिंग कोविड पेंडेमिक सभी गवर्नमेंट्स ने लॉकडाउन लगाया था कंट्रीज में। इवन इंडिया ने भी कंटेनमेंट जोन्स बनाए थे, लॉकडाउन लगाया था। अब जहां किसी एरिया में कोविड पेशेंट्स मिलते थे तो लॉकडाउन लगा दिया जाता था, वहां कंटेनमेंट जोन उसको घोषित कर दिया जाता था। लेकिन इससे क्या हो रहा था, जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो हैम्पर हो रही थी, क्योंकि जो बीमार थे वो तो थे, लेकिन जो सही थे वो भी अंदर ही ढके हुए थे और इकोनॉमिक एक्टिविटीज ना के बराबर थी। तो इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अब माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स बनाए जाएंगे, जिससे लोगों को घरों में ही रखा जाएगा। जो पेशेंट्स होंगे वो घरों में ही कंटेनमेंट जोन वहां पे बना दिया जाएगा, वो वहीं पे रहेंगे और बाकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज चलती रहेंगी। लेकिन चाइना ने ये चीज नहीं सीखी। चाइना क्या कर रहा था, आज भी अगर वहां पे कोविड पेशेंट्स मिलते हैं तो वो पूरे एरिया को ही कंटेनमेंट जोन बना देता है, जिससे वहां की इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैम्पर हो जाती हैं। तीसरा, रेड लाइन पॉलिसी। अब ये रेड लाइन पॉलिसी क्या है? ये चाइनीज गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है जिसके तहत उन्होंने कुछ गाइडलाइंस बनाई। ये गाइडलाइंस क्या करती हैं? ये गाइडलाइंस बनाई गई हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स के लिए। अब वहां के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स है ना, ये लोन देते हैं। किनको लोन देते हैं? रियल एस्टेट सेक्टर्स को, हाउसिंग सेक्टर्स को। अब वहां पे जब ये हाउसिंग एंड रियल एस्टेट सेक्टर को लोन देंगे तो इन मापदंडों के अनुसार देना पड़ेगा जो रेड लाइन पॉलिसी ने निर्धारित किए हैं। और कोविड पेंडेमिक के बाद ये जो पॉलिसी इतनी हार्श हो चुकी है और लोगों के पास वैसे भी इतना क्रेडिट है नहीं, पैसा है नहीं कि वो वहां पे इन चीजों को ले सकें। इससे क्या हो रहा है कि स्लम्स आ रहे हैं कहां पे? सेल ऑफ हाउसिंग सेक्टर में। यानी आज लोगों के पास पैसा ही नहीं है हाउस लेने के लिए, तो उससे हाउसिंग सेक्टर जो है उसकी सेल में स्लम्प्स हैं, बहुत नीचे आ रहा है। साथ ही एवरग्रांडे क्राइसिस भी आया है। अब ये एवरग्रांडे क्राइसिस क्या है थोड़ा बता देता हूं। बेसिकली एवरग्रांडे ग्रुप है, वो रियल एस्टेट जाइंट है वहां का। वो कंस्ट्रक्शन करता है हाउसेस की, ब्रिजेस की, और भी जितने भी डेवलपमेंटल वर्क्स हैं वहां पे कंस्ट्रक्शंस करता है। अब वहां पे क्या हुआ है कि एवरग्रांडे ने कुछ हाउसेस तैयार कर दिए थे। पेंडेमिक में इसने बहुत ज्यादा पैसा लगा दिया था, पोस्ट पैंडेमिक में भी इसने बहुत ज्यादा काम किया था, लेकिन आज इसके प्रोडक्ट्स की सेल ही नहीं है। लोगों के पास जब क्रेडिट ही नहीं, जब पैसा ही नहीं है हाउस खरीदने के लिए, तो ये अपने लॉसेस कहां से पूरे करेगा? अब ये इसको पैसे मिल नहीं रहे, ये लॉस में जा रहा है, मार्केट इंटरकनेक्टेड है। इस कंपनी के हिलने की वजह से पूरी इकोनॉमी जो चाइना की है वो हिल चुकी है। जो मार्केट इकोनॉमी है वो चाइना की हिली है। इसके बाद हमने ये भी देखा है, हमने सुना भी है न्यूज में कि चाइना में जी कोल क्राइसिस आए हैं, कोल की शॉर्टेज हो गई है। जैसे इंडिया के लिए कह रहे थे पिछले 2 महीने पहले तक कि कोल की शॉर्टेज हो गई है, लेकिन इंडिया ने इस चीज को नेगेटिव प्रूव किया। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन हाँ चाइना में कोल की शॉर्टेज आ चुकी थी। वहां पे इलेक्ट्रिसिटी की भी इस वजह से शॉर्टेज हुई, और इसकी वजह फ्यूल क्राइसिस की वजह से क्या हो रहा था, जो फैक्ट्री आउटपुट्स थे उसमें फॉल हो गया था, एकदम नीचे आ गए थे। और चाइना बेचारा इस बार कुदरती मार से भी नहीं बच पाया।
वहां क्या हुआ, वहां के जो वहां पे ड्रॉट्स आए यानी सूखा आया, और वहां पे इस बार जो बारिशें हैं बहुत कम हुई, जिससे जो मेजर रिवर्स हैं वो सूखने की कगार पे पहुंच चुकी हैं। तो ये कॉजेस थे इसके इकोनॉमिक स्लोडाउन के। अब इस इकोनॉमिक स्लोडाउन से इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ता है हम इसको डिस्कस करेंगे। अब देखो, हम तो इंपोर्टर हैं भाई, हम उनसे चीजें लेते रहते हैं। हम क्या क्या चीजें लेते हैं, हम फार्मास्यूटिकल के लिए उन पर डिपेंडेंट है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए डिपेंडेंट है, सेमीकंडक्टर्स के लिए आप लोग उसी पर डिपेंडेंट हो चाइना पे, और साथ ही स्मार्टफोन्स के लिए भी हम चाइना पे डिपेंडेंट हैं। अब जब क्राइसिस आएगा, फैक्ट्री आउटपुट इतना ज्यादा है नहीं चाइना का, तो उससे क्या होगा, जो हमारी सप्लाई चेन है उस पर असर पड़ेगा, और सप्लाई चेन जब असर पड़ेगा तो उससे जो है इन्फ्लेशन भी होगी, महंगाई बढ़ेगी। अच्छा, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या करना चाहिए इस क्राइसिस से बचने के लिए। सबसे पहले जो उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का कंसेप्ट हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था, इस पर काम करना चाहिए। हमें सेल्फ रिलायंट बनना है इन सभी चीजों में, ताकि हम चाइना पे डिपेंडेंट ना रह सके। कल की अगर ये क्राइसिस में भी आ जाता है तब भी हमारे यहाँ कोई क्राइसिस ना आए, हम सेल्फ डिपेंडेंट हो। दूसरा, इन्फ्लेशन से बचने के लिए भी हमारी जो गवर्नमेंट है उसको तैयार रहना चाहिए। उसको पता है कि इकोनॉमिक स्लोडाउन चाइना में आ चुका है, तो कहीं हम पे ज्यादा इफेक्ट ना हो, तो पहले से ही पॉलिसी ऐसी अडॉप्ट करनी चाहिए कि मैयर्स रखें अपने पास, कि कल के अगर यह आता है तो हम इसको इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकें, महंगाई को कंट्रोल कर सकें। इसके बाद हमारी जो इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं, ये किस चीज पर डिपेंडेंट है, हमें इनको सेमीकंडक्टर्स चाहिए, और सेमीकंडक्टर कहां से मिलता है, इधर से मिलता है, चाइना से। तो अब हमें सेल्फ प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, हमें खुद प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, इंडिया में खुद की कंपनीज इस तरह की तैयार करनी पड़ेंगी जो सेमीकंडक्टर्स तैयार करें। फिर इंडियन फार्मास्यूटिकल्स, अब इंडियन फार्मास्यूटिकल्स कैसे डिपेंडेंट है चाइना पे, ये बता देता हूं। आपने एपीआई सुना होगा, जिसको कहते हैं एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स। इनके बारे में डॉक्टर्स वगैरह अच्छे से जानते हैं, जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे से जानते हैं। अब ये जो एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ये आपके एंटीबायोटिक्स में डलते हैं। तो हमें इस क्राइसिस से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा कि कल के कोई क्राइसिस ना आ जाए, हमें एपीआईज का स्टॉक अपने पास पहले से ही पर्याप्त मात्रा में रखना पड़ेगा। इसके बाद इंडिया का जो एक्सपोर्ट है चाइना को है तो बहुत कम है, लेकिन जो भी है उसमें भी इस बार फॉल देखने को मिला है। लेकिन नेगेटिव इंपैक्ट के साथ पॉजिटिव इंपैक्ट भी जुड़ा होता है, क्योंकि टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन। अब पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है, अब देखिए जो चाइना है ना, ये लार्जेस्ट क्रूड ऑयल इंपोर्टर है पूरे वर्ल्ड का, लार्जेस्ट क्रूड ऑयल इंपोर्टर। अब जब इकोनॉमिक स्लोडाउन हुआ है तो क्रूड ऑयल खरीदने के पैसे कहां हैं इनके पास, उससे क्या होगा, क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो स्लैश होंगे, वो नीचे आएंगे। इंडिया इसका बेनिफिशियरी बनेगा। कैसे, अब आप देखिए जो इंडिया है वो, मैंने अपने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि मोर देन 80% इंपोर्टर है क्रूड ऑयल का। अब जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस स्लैश होंगे, जब नीचे आएंगे, तो सबसे बेनिफिशियरी तो हमें ही होगा ना, इंडिया ही होगा सबसे बड़ा बेनिफिशियरी। तो इंपोर्ट बिल हमारे कम होंगे, और जो हमारी रुपये की जो वैल्यू है वो स्ट्रेंथन्ड होगी इंटरनेशनल मार्केट में। दूसरा पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है, चाइना प्लस वन पॉलिसी। इसके तहत क्या होगा, अब जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो चाइना की जगह कहीं और कोई दूसरे देश देखेंगे जहां पे वो इन्वेस्टमेंट कर सके। और इस समय इंडिया मेक इन इंडिया का कंसेप्ट लेकर सामने आ चुका है वर्ल्ड पे, और कह रहा है आओ हमारे देश में और यहाँ पे इन्वेस्ट करो, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर खोलो। तो अब सारी जो कंट्रीज हैं, जो मेजर कंट्रीज हैं, उनके साथ हमारे ट्रेड डील्स हुए हैं, जिसके तहत वो लोग इंडिया में आएंगे और हम मेजर बेनिफिशियरी बनेंगे। होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, इजी लगा होगा। आपने बस इसको कॉम्प्रिहेंसिव वे में ही इसका आंसर वहां पे देना है। थैंक यू।